अभी तक याद नहीं आया है तो आइए आपको याद दिला देते हैं कि क्या था वो कैश कांड जिससे जस्टिस वर्मा सुर्खियों में आए थे। दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई थी। मार्च 2025 की बात है जब दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लगी थी। 500 के नोटों के ढेर मिलने का जो दावा है वो किया गया था कि जस्टिस वर्मा के रूम से, स्टोर रूम से 500 के नोटों के बंडल मिले। करीब 1.5 फीट ऊंचे नोटों के बंडल रखे होने की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई थी कि 1.5 फीट ऊंचे बंडलों के पूरे भरमार रखे हुए थे। दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला कर दिया गया। ये मार्च 2025 की ही बात है क्योंकि बैक टू बैक एक्शन हुआ था। अब तो देखा जाए ये पूरा विवाद करीब 13 महीनों तक लगातार सुर्खियों में बना रहा। शुरुआत दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना से हुई जहां पर आग बुझाने पहुंचे फायर फाइटर्स को कथित तौर पर कैश मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा और जस्टिस वर्मा पर गंभीर सवाल उठने लगे। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया। जांच के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई और मामला न्यायपालिका से निकलकर संसद तक पहुंच गया। इसी दौरान उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर भी विवादों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, जांच रिपोर्ट और महाअभियोग की मांग के बीच ये मामला लगातार गरमाया रहा। अंत में बढ़ते दबाव और महाअभियोग की आशंका के बीच जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अब आइए देखते हैं इस पूरे मामले की विस्तृत टाइमलाइन। कब इस पूरे मसले में क्या हुआ, आइए विस्तार से हम आपको जरा यहाँ पर टाइमलाइन के माध्यम से बताते हैं कि कब इस पूरे मसले में क्या क्या हुआ है। 14 तारीख 2025 मार्च महीने की दिल्ली सरकारी आवास में आग लगती है। स्टोर रूम से जले हुए नोटों के जो बंडल्स है वो मिलते हैं। 1.5 फीट ऊंचे कहा जा रहा था कि 500 के नोटों के बंडल जो हैं वो बरामद हुए हैं। 14 मार्च 2025 को 21 तारीख को क्या होता है, मार्च महीने की 15 करोड़ कैश मिलने का दावा किया जाता है। वर्मा इसे साजिश करार देते हैं। जस्टिस वर्मा कहते हैं मेरे खिलाफ की गई एक बड़ी साजिश है क्योंकि 15 करोड़ कैश मिलने की बात आती है। एससी कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा का पूरे विवाद को देखते हुए 3 जनरल जजों की जांच कमेटी गठित की गई जो इस पूरे मसले की जांच पड़ताल करेगी। एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। 24 मार्च को महाअभियोग की मांग होती है। हिरासत का सुझाव जो है वो दिया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हिरासत में ले लिया जाए। कमेटी ने आवास का निरीक्षण किया। 25 मार्च को, मार्च महीने में बीते वर्ष की जमकर उठापटक जो है वो देखने को मिलती है। 26 मार्च को एफआईआर की मांग होती है। पुलिस ने कमरा सील कर दिया। जिस स्टोर रूम में बंडल्स मिले थे उस स्टोर रूम को, उस कमरे को सील कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा। 28 मार्च को पूछताछ शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर याचिका जो है वो खारिज की। एफआईआर याचिका की डाली जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देता है। 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ होती है। जिम्मेदारी हालांकि उन्हें नहीं मिलती है। शपथ तो वो ले लेते हैं लेकिन जिम्मेदारियां उनके पास नहीं आती हैं। 3 से 5 मई को क्या होता है, जांच में कदाचार का दोषी पाया जाता है। रिपोर्ट सीजेआई को भेज दी जाती है जांच की। 8 मई को महाअभियोग की सिफारिश होती है। वर्मा ने जो इस्तीफा है वो ठुकरा दिया था कि इस्तीफा नहीं देंगे। महाअभियोग की सिफारिश जो है वो की जाती है। 28 मार्च 2025 कैश पर जवाब नहीं दे पाए थे। महाअभियोग की तैयारी जो है वो की जाती है क्योंकि जब 15 करोड़ कैश को लेकर उनसे सवाल किए जाते हैं उनके पास जवाब नहीं होता है। 17 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है। 207 सांसदों का समर्थन जो है वो 17 जुलाई को उन्हें मिलता है। 23 जुलाई को सीजीआई ने जल्द सुनवाई का जो भरोसा है वो दिलाया जाता है सीजीआई की तरफ से कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले में सुनवाई होगी, आगे एक्शन लिया जाएगा। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आचरण पर सवाल उठाए जाते हैं कि किस तरीके का ये बिहेवियर है, किस तरीके का ये आचरण है, उस पर सवाल उठते हैं। 12 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ने नई जांच कमेटी बनाई। 12 अगस्त को लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस पूरे मसले में नई जांच कमेटी का जो है गठन कर दिया जाता है। 22 अक्टूबर को क्या होता है, कमेटी में कानूनी सलाहकार जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो जस्टिस वर्मा कैश केस की पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। 8 जनवरी 2026 पर जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और पेशी के निर्देश दिए जाते हैं कि जस्टिस वर्मा को पेश होना होगा। इसके बाद 12 जनवरी संसदीय समिति के सामने पक्ष रखा जाता है। संसदीय समिति के सामने जस्टिस वर्मा अपना पक्ष रखते हैं। इसके बाद 16 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगता है और याचिका जो है वो खारिज कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले में जस्टिस वर्मा को एक बड़ा झटका देता है। 26 फरवरी को जांच कमेटी में बदलाव किए जाते हैं। 26 फरवरी 2026 की बात है जब जांच कमेटी, जो 3 जजों की जांच कमेटी का गठन हुआ था, उसमें बदलाव होते हैं। 10 अप्रैल 2026 जस्टिस वर्मा का जो इस्तीफा, यानी कि आज के दिन जस्टिस वर्मा का इस्तीफा जो है वो सामने आ गया।
तो इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। एक न्यायाधीश के तौर पर उनका करियर लंबा और महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इस मामले के बाद उनकी छवि और भूमिका को लेकर कई सवाल उठे। जहां एक तरफ वो खुद को साजिश का शिकार बताते रहे, वहीं जांच रिपोर्ट्स और कानूनी प्रक्रियाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जस्टिस वर्मा कौन है, उनका अब तक का सफर आखिर कैसा रहा है, जो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। तो जस्टिस वर्मा के बारे में हम आपको बता दें कि कौन है जस्टिस वर्मा। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो इनका जन्म जो है वो 6 फरवरी 1969 को हुआ। 6 जनवरी 1969 को जस्टिस वर्मा का जन्म हुआ। स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद में जन्मे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में उनका जन्म होता है। ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से ग्रहण की जस्टिस यशवंत वर्मा ने। इसके बाद बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने किया, ग्रेजुएशन की हंसराज कॉलेज से। फिर उसके बाद बीकॉम ऑनर्स उन्होंने किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। एलएलबी रीवा के विश्वविद्यालय से उन्होंने की है। उनकी शिक्षा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। करियर की बात कर लीजिए, 8 अगस्त 1992 को वकालत वो अपनी शुरू करते हैं। 1992 को, यानी कि करीब 33 साल पहले अपनी वकालत वो शुरू कर देते हैं। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट के तौर पर वे नियुक्त किए जाते हैं। 1992 में वकालत उन्होंने शुरू की थी। 2012 से 13 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का में उनकी गिनती होती है कि सदस्य वो रहते हैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। ये अगस्त 2013 की बात है, नियुक्त किए जाते हैं। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनते हैं यशवंत वर्मा। ये 2014 की बात है, 13 अक्टूबर की जब एडिशनल जज बनाए जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसके बाद 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बन जाते हैं यशवंत वर्मा। 2016 की ये बात है, 1 फरवरी 2016 की। 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनते हैं। फिर प्रयागराज से ट्रांसफर होता है। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में जज बन